हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थंबनेल से पता चल गया होगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबको जानने की जिज्ञासा होता है, क्यूरियोसिटी होता है कि उस चीज़ को समझें। अगर टॉपिक का बात करें स्नेक बाइट्स, और इस टॉपिक का अगर फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। क्योंकि वहाँ पे अपन जहाँ पे न्यू एस्टिग्मेंट का यूज़ देखते हैं ना, वहाँ पे अपन पढ़ते हैं स्नेक बाइट्स में भी न्यू एस्टिग्मेंट का यूज़ होता है। चले इस टॉपिक पर अगर अपन चले तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है स्नेक बाइट्स में। सपोज डेट स्नेक बाइट्स में अगर मान लो सपोज डेट सांप काट लिया, अगर अगल बगल के जो लोग हैं उनका सबसे पहला वर्क क्या है कि उसे आप मतलब समझाओ कि कुछ नहीं होता सांप काटने से। क्योंकि अगर वह नहीं समझेगा उसमें क्या हो गया, वो घबराने लगेगा और उसको क्या होता है फिर उसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा हाइपरटेंशन के केस में जाएगा और आदमी का वहाँ पे डेथ हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले जिसको सांप काटता है उसको आप पहले समझाओ कि कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो, ब्लड सर्कुलेशन तेज मत होने दो, ये पहले उसको समझाना है। अगर अपन बात करें इस टॉपिक में तो नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। सारा जो सांप काटता है ना ये जहरीला नहीं होता, सब जहरीला नहीं होता। इसीलिए आप देखे होंगे कि मोस्टली इसमें बच जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल बाइट्स आर वेनोमस। सारा सांप जो काटता है वह जहरीला नहीं होता। फिर क्या करो, सपोज डैट सांप काट लिया तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को जहाँ पे सांप ने बाइट किया तो उसको पहले क्या करो, पानी से क्लीन कर दो, साफ कर दो। और उसके बाद क्या करना, दूसरा स्टेप, इमोबलाइज द लिम्स। इमोबलाइज द लिम्स का मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है, इमोबलाइज द लिम्ब का मतलब हुआ कि मान लो सपोज डेट जिस जगह पे आपको सांप काटा वहाँ से आप क्या करोगे, हॉस्पिटलाइज तो हो गए। उससे पहले क्या करना है, जो आपका पैर है ना, सपोज डेट पैर पे आपको सांप काट लिया तो इसमें क्या करना है कि आपको एक छोटा सा रड लेना, कोई रड ले लो या वुडन कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लो, तो उस सॉलिड मटेरियल को यहाँ पे लगा देना। सपोज डेट आपको सांप ने यहाँ बाइट किया, आप इसे लगा देना। फिर इसे क्या करना, इसे रस्सी से इसे बांध देना ताकि यह पोर्शन मूव ना करे, मोबाइल ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट, या कोई भी बैंडेज लेना, उस बैंडेज से उसे रैप कर देना ताकि उसका मूवमेंट ज़्यादा ना हो। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना, इस बैंडेज को ज़्यादा टाइट नहीं करना, कम से कम एक उंगली का ऐसा टाइट करना ताकि एक उंगली आसानी से जा सके, मतलब थोड़ा लूज बाइंड करना, उतना भी टाइट नहीं करना। हम क्या करते हैं, बैंडेज से अप्लाई करते हैं। बैंडेज याद रखना नॉट वेरी टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। शुड लेट वन फिंगर, एक फिंगर उसमें एक गैप होना चाहिए एक फिंगर का। और अप टू डेट इसका एम क्या होता है, हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि एम ऑफ द बैंडेज इज टू ब्लॉक द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। इसका काम होता है जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक होता है ना, इस सुपरफिशियल लिम्फेटिक को ब्लॉक करने के लिए। याद रखना आर्टरीज और वेन को ब्लॉक नहीं करना। क्या करता है, सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक है उसको क्या किया जाता है, इसमें ब्लॉक किया जाता है। और इम्पोर्टेंट, हम लोग क्या करते हैं कि जब ओल्ड ट्रेडिशन का बात करें तो वहाँ पे क्या होता था कि एक टॉर्निक्वेट का यूज़ करता था। क्या करता था, जैसे सांप ने बाइट किया और बाइट करते ही वो क्या करता था, रस्सी पकड़ के टाइट कर देता था कि ताकि ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना। इसमें क्या होता था, जो ओल्ड ट्रेडिशन था, जो पहले का जो ज़माना था, जो ओल्ड पर्सन सब थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या करते थे, सपोज डैट आपका यह हाथ है, यहाँ पे स्नेक्स ने, थोड़ा हाथ समझना भाई, डायग्राम अच्छा नहीं बना। क्या हो जाएगा, सपोज डैट आपको सांप ने यहाँ पे बाइट किया, नहीं सपोज डैट यहाँ पे बाइट किया, कहीं पे भी लोअर पार्ट में, तो वहाँ पे बाइट किया, तो आप क्या करोगे, सपोज डैट आपने पहले का लोग क्या करते थे, यहाँ पे बाजू, यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे रस्सी से पूरा टाइट कर देता था। लेकिन इससे क्या होता था कि जो वहाँ का आर्टेरियल और वेनस सप्लाई है, जो आर्टेरियल और ब्लड वेनस सप्लाई है, वो क्या करता था, ब्रेक हो जाता था।
रप्चर हो जाता था, रप्चर हो जाता था। और धीरे धीरे क्या करता था, ये जो पोर्शन है बाकी का पोर्शन स्वेलिंग करने लगता था, स्वेलिंग करने लगता था। अब क्या करोगे, इस रस्सी को फिर खोलेगा, कभी ना कभी तो खोलेगा। इस रस्सी को खोलते ही ये जो प्रेशर डेवलप हो गया यहाँ से, ये जो स्वेलिंग होता है, ये रस्सी को खोलते ही जो वेनम यहाँ पे सांप ने काटा था, ये अचानक पूरा ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, ये प्रेशर से पूरा बॉडी में जल्दी फैलने लगेगा और पर्सन का डेथ हो जाएगा। इसीलिए क्या करना, जब भी किसी को सांप काटे रस्सी से पूरा टाइट नहीं बांधना, रस्सी से पूरा टाइट नहीं बांधना है पहला इंपॉर्टेंट, जो क्या करता था, जो ओल्ड ट्रेडिशन का पर्सन यूज़ करता था। और दूसरा क्या करता था वो, कि जहाँ पे सांप काटा वहाँ पे कट कर दिया जाता था। ये भी कट भी नहीं करना, कट भी नहीं करना, ये भी गलत है। अगर और तीसरा क्या करता था, कट तो किया ही किया, उसको दाब दाब के ब्लड निकालता था, स्क्वीजिंग आउट करता था ब्लड को बाहर निकालता था, ये भी गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए। और एक आपने फिल्मों में एक चीज़ देखा होगा कि सपोज डैट कुछ फिल्मों में क्या होता था कि हीरोइन को सांप काट लेता था, मान लो सांप ने बाइट किया, सांप बाइट करने के बाद हीरो क्या करता था, नाम से पता चल रहा है हीरो है, तो वो क्या करेगा, उस हीरोइन के जिस पॉइंट पे सांप ने बाइट किया उस जगह पे हीरो क्या करते हैं, अपना हीरोपंती दिखाने के लिए सांप के जो वेनम है, जो पॉइजनस है, जो पॉइजन है, उसको क्या करता है, वो माउथ से सक करता है। और माउथ से सक करता है, ऐसा दिखता है कि हीरोइन बच गई और हीरो है उनको कुछ हो गया, वो मर जाता, मर नहीं जाता, बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद वो भी ठीक हो जाता। बट ये भी करना गलत है, ये भी ऐसे में दोनों का फाइल लिपट जाओगे भाई, दोनों ऊपर मिलोगे जाके, इसीलिए ऐसा नहीं करना। इसमें क्या होता है, क्या करना है कि ये भी नहीं करना हम लोग को, तो मतलब ये भी मीथ क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन सवाल आता है, व्हाट हैपेंड इफ पेशेंट हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड टॉर्निक्वेट। क्या होगा अगर पेशेंट, मान लो पेशेंट को मतलब कोई पर्सन को सांप काटा, उस ऑलरेडी वहाँ पे वह बांध के आया हो, रस्सी से उसने बांध लिया, तो वो क्या करना चाहिए उसे, तो इस चीज़ पे अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट सांप ने काट लिया और पर्सन क्या किया कि रस्सी से उसने बांध लिया, क्या क्या, रस्सी से उसने बांध लिया, पूरा टाइट करके रस्सी से उसने बांध लिया, मतलब टॉर्निक्वेट खुद से करके आ गया। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, तो फिर जो बीपी कफ है ना, जिससे अपन ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, उसको जो बीपी कप जिसमें हवा पंपिंग करते हैं, आप लोग देखे होंगे, उस बीपी कप में क्या होता है, उस बीपी कप को हम क्या करते हैं, ये जो रस्सी से बांधा हुआ, इससे पहले इस बीपी कप को अपन यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे, उसमें पंपिंग करके इन्फ्लेट करेंगे, उसमें एयर पुश करेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे लगभग कितना प्रेशर डेवलप करेंगे, अप टू सिस्टोलिक प्रेशर, जितना सिस्टोलिक प्रेशर तक, वहाँ तक बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे। और इन्फ्लेट करते ही इस रस्सी को ओपन कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, अगर आप ये बीपी कप नहीं लगाते हो, रस्सी को खोल देते हो, जो यहाँ पे सपोज स्नेक ने बाइट किया, तो ये पूरा बॉडी में तुरंत फैल जाएगा और क्या करेगा, आदमी का डेथ हो जाएगा। लेकिन इसको अपन सडन ओपन नहीं करेंगे, सबसे पहले बीपी कफ लगाएंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे अप टू द सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद ऐसा होता है क्या है कि ये जो पॉइजन है ना, ये शरीर में धीरे 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 फैलना स्टार्ट होता है, तेजी से नहीं फैलता, धीरे धीरे फैलता। तब तक में क्या करता, बॉडी उसको कॉप आउट कर लेता, बॉडी क्या करता है, उसको कॉप आउट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या क्या, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए पर्सन को कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। और हॉस्पिटल में क्या होता है, पर्सन का बीपी मेजर किया जाता है, पल्स मेजर किया जाता है और टेम्परेचर देखा जाता है। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग है उसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है समझना इस पॉइंट को। क्या है कि इसमें पेशेंट को अपन जैसे स्नेक ने बाइट किया, तो पर्सन को बोलते हैं एक सिंगल ब्रीथ में काउंट करने के लिए। सिंगल ब्रीथ में काउंट करने के लिए ये हमें बताता है, रेस्पिरेटरी रिजर्व को बताता है। जैसे सपोज डेट स्नेक ने बाइट किया, अपन पर्सन को बोलेंगे एक सिंगल ब्रीथ में आप क्या करो, गिनती स्टार्ट करो 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सांस में आपको लगभग 1 से लेकर 30 तक, 1 ब्रीथ में आपको काउंट करना 1 से लेकर 30 तक। अगर सपोज पर्सन ने गिन लिया 1 से लेकर 30 तक काउंट कर लेता है, इसका मतलब पर्सन का रेस्पिरेटरी नॉर्मल है, ब्रीथ नॉर्मल है, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है। अगर पर्सन अप टू 15 या अप टू 20 तक कर रहा है तो इसका मतलब एबनॉर्मल है, या अप टू 15 या उससे भी कम है, इसका मतलब वह रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की ओर है, तो पर्सन एक डेंजरस फेज में जा रहा है।
इसका मतलब इसीलिए अगर सांप बाइट करे सबसे पहले एक ब्रीथ में उसको चेक करने के लिए आप क्या बोलना, 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग करने के लिए 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग कर। अगर उसने काउंट कर लिया इसका मतलब अभी उसका रेस्पिरेशन, इसका ब्रीदिंग रेट अभी नॉर्मल है। अगर अपन बात करें जो कॉमनली स्नैक्स है, इस कौन कौन सा कॉमनली मिलता है, 2 टाइप का स्नैक्स मिलता है, एक हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ऐसे स्नैक्स अगर बाइट किया तो आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा, और न्यूरॉन्स को जो अफेक्ट करता है वो मोस्टली डेंजर होता है। जैसे इसमें जो स्नैक्स होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका कोबरा हो जाएगा, और दूसरा स्नैक्स कौन सा हो जाएगा, डेट इज क्रेत हो जाएगा। क्रेत में क्या होता है, वाइट चिन्ह वगैरह होगा वाइट कलर का। तो अगर बात करें इसमें साइन एंड सिम्टम क्या होता है, इसमें सीवियर पेन देखने को मिलेगा जहाँ पे काटेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट बॉडी पैरालिसिस होने लगता है। और दूसरा जो फर्स्ट साइंस इसमें देखने को मिलेगा टॉसिस, फर्स्ट साइन टॉसिस का मतलब क्या होता है, आइस जो होता है वो क्लोज होने लगता है, ओपन नहीं हो पाता, आइस क्लोज, धीरे धीरे आइस क्लोज होने लगेगा, मतलब टॉसिस होता है। दूसरा क्या होता है, डिप्लोपिया का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का आपको 2 इमेज बनेगा, आप एक ऑब्जेक्ट को 2 देखोगे, जैसे एक पेन है तो आप इसे 2 देखोगे, तो मतलब वाकई किस फेज में देने लगता है, पहला साइन क्या है, एक टॉसिस होगा या डिप्लोपिया हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट समझना, अगर आपको क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा है या रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रहा है, ब्रीदिंग में दिक्कत हो रहा है, डिफिकल्टीज हो रहा है, तो आपका मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग है, फियर स्टेज है, तो इससे पहले आपको एंटीवेनम देना पड़ेगा। तो मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग जो फीचर है इसमें क्या, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आपको एंटीवेनम देना पड़ेगा। और दूसरा आता है क्या, हीमोटॉक्सिक का एग्जाम्पल का बात करें, वाइपर हो जाएगा और इलेपिड्स हो जाएगा। क्या वाइपर और इलेपिड्स 2 एग्जाम्पल है जो हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें क्या होता है, आपको ब्लीडिंग होगा, तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होगा, हीमोरेज होगा और कोगुलोपैथी हो जाएगा। अगर इसमें पहला साइन देखें क्या होगा, पहला साइन होता है जहाँ पे काटता है ना, जिस पॉइंट पे बाइट करता है वहाँ पे ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। और जहाँ पे इंट्रावेनस लाइन पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, यूरिन में मतलब ब्लड देखने को मिल सकता है, और आँख में कंजक्टिवल हेमोरेज देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में, हीमोटॉक्सिक में। अगर इसका लेट फेज का बात करें तो लेट साइन क्या होता है, इसमें गम में जो टीथ का जो दांत में जो गम है, उस गम में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और स्टूल में आपको ब्लड देखने को मिल सकता है, और एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है। क्या, एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर ब्लीडिंग नोज के थ्रू हो तो उसे बोलते हैं एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक के थ्रू ब्लीडिंग होना, डेट इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डेट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल में क्या क्या करेंगे, सीबीसी करते हैं। ब्लड सैंपल क्यों करते हैं, क्योंकि सीबीसी के लिए ब्लीडिंग प्रोफाइल देखते हैं उसका, और फाइब्रिनोजन का लेवल देखते हैं, क्योंकि फाइब्रिनोजन अगर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव में, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग्स के ड्यूरेशन को चेक करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट देखेंगे और लीवर का फंक्शन टेस्ट देखेंगे। एलेप्टिव और अडेप्टिव अपन देखते हैं मेनली। अगर बात करें सपोज डैट इस चीज़ को आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे हॉस्पिटल का फैसिलिटी नहीं हो, डॉक्टर दूर हो, तो वहाँ पे आप किस तरीक़ा से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर मान लो गांव वगैरह के आदमी हैं, विलेज में आदमी हैं, तो वहाँ के लोग किस तरह से पता चलेगा कि न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा या हीमोटॉक्सिक सांप ने काटा। तो इस रूरल एरिया में अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करना, एक बोतल लेना छोटा सा, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब इधर से उधर दिखना चाहिए बोतल में। तो उसमें क्या करना, 3 to 5 cc ब्लड ले लेना, 3 to 5 cc ब्लड लेना। उसके बाद उस बोतल को 20 मिनट तक बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना। इसका मतलब 20 मिनट के बाद अगर उस ब्लड का कोगुलेशन हो रहा है तो इसका मतलब कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है। अगर ब्लड नहीं जम रहा है, मतलब कोगुलेशन नहीं हुआ है, तो और अभी भी लिक्विड टाइप का है, इसमें फ्लूइडिटी है, इसका मतलब वो कोगुलेटिंग प्रोफाइल एबनॉर्मल हो गया। तो उस केस में क्या बोलना है कि जो सांप काटा है डेट इज कॉल्ड हीमोटॉक्सिक स्नेक्स। कौन सा सांप काटा है, हीमोटॉक्सिक स्नेक्स ने। तो उसके बाद क्या करेंगे, लोकल एग्जामिनेशन किया जाता है। लोकल एग्जामिनेशन बोलने का मतलब है फैन मार्क देखा जाता है। सांप ने जो काटा है ना उसका मार्किंग देखा जाता है।
पहला ये हो गया लोकल एग्जामिनेशन। दूसरा, जिस पॉइंट पे सांप ने काटा है वहाँ पे देखना, वहाँ पे जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होगा, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर हम बाइट्स को देखें तो सांप 2 तरीक़ा से काटता है। सांप 2 तरीक़ा से, कहने का मतलब जो वेनोमस स्नेक्स बाइट्स है, जो जहरीला सांप काटता है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 पॉइंट दिखेगा। ऐसा लगेगा कि 2 दांत की तरह आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, 2 पॉइंट की तरह आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लो वेनमस स्नेक बाइट्स है, इसका मतलब जहरीला सांप ने काटा है, तो 2 पॉइंट आपको दिखेगा, 2 पॉइंट आपको दिखेगा। और ये जो दांत है, ये जो तीत है, एक सिंगल रो दिखेगा आपका तीत का, सिंगल रो दिखेगा तीत का। एक ही सिंगल रो में 2 पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि काटा गया है। 2 पॉइंट है, इस तरीक़ा से गोला गोला 2 पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर मान लो नॉन वेनमस स्नेक्स पॉइंट्स बाइट्स हैं, तो उसमें नॉन वेनमस स्नेक बाइट्स में क्या होता है, उसमें कोई पॉइंट नहीं दिखेगा। इस तरीक़ा से 2 रॉ दिखेगा, इस तरीक़ा से फिगर देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी इस टाइप का दिखे, इसका मतलब क्या है, जहरीला सांप ने नहीं काटा है। इस तरीक़ा से, अगर इस तरीक़ा से, इसका मतलब जहरीला सांप ने काट लिया। अगर आता है कि नेक्स्ट अगर सिस्टमिक एग्जामिनेशन करें तो क्या होता है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में अपन क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम वॉन्स एंड माउथ, इसमें क्या ब्लीडिंग को चेक करते हैं। और दूसरा, टोसिस को देखते हैं, डिप्लोपिया को देखते हैं, जो अपन फर्दर डिस्कस कर चुके हैं। और फेशियल जो मसल्स है उसका वीकनेस को देखते हैं, उसको देखना। और देखते हैं पेशेंट में लिम्फ एडिनोपैथी है कि नहीं, लिम्फ एडिनोपैथी को अपन चेक करते हैं। और दूसरा ये देखते हैं कि जो साइन ऑफ सिम्टम, एक इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है रेस्पिरेटरी फेल्यूर को भी अपन देखते हैं। रेस्पिरेटरी फेल्यूर वही काउंटिंग मेथड से उसको काउंट करवा के अपन रिजर्व वॉल्यूम वगैरह को हम चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं लिम्फ का स्वेलिंग है कि नहीं, इस चीज़ को अपन चेक करते हैं। ये किस में आ गया आपका सिस्टमिक एग्जामिनेशन में, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में। अगर फर्दर बात करें छोटा सा फिर से ओवरव्यू का, तो स्नेक बाइट्स में नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, सारा स्नेक्स पॉइजनस नहीं होता। स्नेक बाइट्स 2 टाइप का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक हो जाएगा और हिमेटोटॉक्सिक हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिक में मोस्ट कोबरा हो जाएगा, क्रेट आ जाएगा, और क्रेट आ जाएगा। और यहाँ पे जो हिमेटोटॉक्सिक है, जो मोस्टली वाइपर आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट आ जाएगा इलेपिड्स। इसमें देखो अब क्या करते हैं, इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होता है। इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस जो होता है, इंट्रावेनसली हम दवाई जो देते हैं, इसमें पॉलीवैलेंट एंटीवेनम देते हैं। क्या करते हैं, सांप जो काटता है वहाँ पे जो हम एंटीवेनम देते हैं, ड्रग्स ऑफ चॉइस, जो इंट्रावेनसली इंजेक्शन के थ्रू अपन देंगे, पॉलीवैलेंट एंटीवेनम देंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट एंटीवेनम देंगे, पॉलीवैलेंट एंटीवेनम देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्टली जो डेंजरस होता है आपका, डेट इज कॉल्ड न्यूरोटॉक्सिक। सबसे अपन इसमें क्या बात करेंगे, न्यूरोटॉक्सिक के बारे में। सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक आपके एनएम रिसेप्टर, जो एनएम रिसेप्टर होता है ना, ये एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। जब एसिटाइल कोलिन एक्सेप्ट नहीं होगा तो मसल्स का फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। और मसल्स का पैरालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट चले जाएगा। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में फर्दर वो क्या चले जाएगा, उसका डेथ होने लगेगा। लेकिन इस मसल्स पैरालिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं। उस ड्रग्स को क्या बोलते हैं, नियोएस्टिग्मिन देखते हैं। ये सब क्यूटेनियसली दिया जाता है, सब क्यूटेनियसली ये नियोएस्टिग्मिन दिया जाता है। और एड्रोफोनियन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नियोएस्टिग्मिन और एड्रोफोनियन। एक चीज़ याद रखना, ये दोनों को सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन है कि हम उसके साथ एट्रोपिन देंगे। और एट्रोपिन क्यों देंगे, इस चीज़ को जानने के लिए आप प्रीवियस जो मेरा कोलिनर्जिक ड्रग्स का वीडियोज़ हैं उसको देखना। और सबसे पहले ये बात बोल दे रहा हूँ, अगर ये क्या करता है, नियोएस्टिग्मिन दोनों पे वर्क करता है, आपका निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी करता है और मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे भी। और मस्कैरिनिक रिसेप्टर का कॉमन साइड इफेक्ट है आपका ब्रेडिकार्डिया। और जब ब्रेडिकार्डिया होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट फेल्यूर होगा। तो इस हार्ट फेल्यूर को हार्ट स्लो होगा, और हार्ट रेट स्लो हो जाता है, पर्सन डेथ हो सकता है। इस हार्ट रेट स्लो मतलब ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं। और यह एट्रोपिन क्या करता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, नियोएस्टिग्मिन और एड्रोफोनियन जब भी देंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, अपन एट्रोपिन देंगे। और नियोएस्टिग्मिन का काम क्या है, ये एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एनएम ब्लॉक हुआ था उसको खत्म कर देगा। और वहाँ पे फर्दर इस मसल्स पैरालिसिस से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से होगा और पेशेंट बच जाएगा। अगर हम बात करें किस तरीक़ा से हम इस इंजेक्शंस को
हम पेशेंट में देंगे, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, इस चीज़ को अपन फर्दर बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि अपन 50 ml एंटी स्नेक्स वेनम देते हैं, 50 ml एंटी स्नेक्स वेनम देते हैं। ये एंटी स्नेक्स वेनम 50 ml किसके साथ देंगे, ये देते हैं 5 to 1000 ml या तो नॉर्मल सलाइन के साथ या डेक्सट्रोज सलाइन के साथ या डेक्सट्रोज वाटर के साथ या स्लोली आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू देंगे, आईवी इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़न के थ्रू देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को देने के लिए सबसे पहले हम एंटी हिस्टामिन भी पहले देते हैं, एंटी हिस्टामिन देंगे। ड्रग्स एंटी वेनम देने से पहले क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे। क्यों, ये जो पॉलीवैलेंट एंटी वेनम स्नेक्स है, ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग्स है, इसको प्रिपेयर किया जाता है अदर एनिमल में, जैसे घोड़ा वगैरह, हॉर्स वगैरह में। तो इस अगर जाहिर सी बात है कोई भी अदर एनिमल्स के एंटी वेनम को हमारे ह्यूमन बॉडी में देंगे तो वहाँ पे एलर्जी होगा। इस एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं और हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। अगर ये आप नहीं दे रहे हो तो ट्रीटमेंट को रोक दो। क्या ट्रीटमेंट को रोक दो, इसका मतलब इसे पहले देना बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी। आपने मेडिसिन दे दिया और उसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज डैट पेशेंट में एलर्जी हुआ, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गया तो तुरंत उस एंटी वेनम को देना बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। और तुरंत क्या करो, उसमें एंटी हिस्टामिन, जो एंटी हिस्टामिन दे दो या एड्रेनालिन दे दो या हाइड्रोकोर्टिसोन दे दो, जो हम लोग अभी बात करती हैं। एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन और हाइड्रोकोर्टिसोन दो। और फिर क्या करो, इस मेडिसिन को, उस एंटी वेनम को रीस्टार्ट कर दो इन्फ्यूज़न स्लोली। अगर सपोज डेट मान लो ये ट्रीटमेंट करने के बाद यह एंटी वेनम अगर सपोज डेट या सिम्टम्स बार बार परसिस्ट अभी भी है ही, ख़त्म नहीं हुआ, परसिस्टेंट ही है सिम्टम का, तो अपन क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे इस प्रोसीजर को, इस एंटी वेनम को फिर से देंगे। और याद रखना कि ट्रीटमेंट होने के बाद आप विदिन 24 आवर आप हॉस्पिटल तक रहें, पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रहने दें। ये हो गया आपका स्नेक बाइट्स जो कॉमन है, कुछ मिथ थी जो क्लियर हो गया, और क्या मेडिसिन है वो भी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माई वीडियो। उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।